तो ये कहानी शुरू होती है अर्थ से 65 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट जैक्सन स्टार माइनिंग कॉलोनी से, जहाँ पर करीब 2781 लोग रहा करते थे और इनका काम इस प्लैनेट के रिसोर्सेस को माइन करके निकालने का होता था। ये प्लैनेट एक जहन्नुम से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। यहाँ पर सभी लोगों को एक तरह से कैद करके रखा जाता था जब तक वो उनका वर्क कोटा पूरा न कर लें। इसी प्लैनेट पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम होता है रेन, और उसका एक भाई भी होता है, लेकिन बायोलॉजिकल नहीं बल्कि वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक रोबोट होता है जिसका नाम होता है एंडी। एंडी रेन के पिता को कूड़ेदान में मिला था, इसलिए उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया था। वैसे तो एंडी जैसे सिंथेटिक रोबोट्स पूरी तरह से ह्यूमन की तरह ही बिहेव करते हैं, बल्कि कई बार वो ह्यूमन से ज्यादा भी इंटेलिजेंट होते हैं। मगर एंडी में कुछ फॉल्ट थी, वो मेंटली कमजोर था, उसका दिमाग सिर्फ एक बच्चे के लेवल के जितना ही पनप पाया था। अब ऑफ कोर्स इस प्लेनेट पर कोई रहना नहीं चाहता था, और इसलिए जब यहाँ के लोगों का वर्क कोटा पूरा हो जाता था तो वो यहाँ से जा सकते थे। इसलिए जब रेन का वर्क कोटा पूरा हुआ तो वो एंडी को लेकर ऑफिस ऑफ कॉलोनी अफेयर्स जाती है, इस प्लेनेट से बाहर निकलने की बात करने के लिए। वो एवागा नाम के सोलर सिस्टम में जाना चाहती थी, क्योंकि वो एक स्वतंत्र सोलर सिस्टम था और वहाँ सूरज की रोशनी भी भरपूर आती थी। मगर वहाँ बैठी हुई मैडम उससे कहती हैं कि खदान में मजदूरों की कमी है, जिसकी वजह से उसका वर्क कोटा अब बढ़ा दिया गया है और वो अब 12,000 घंटे से 24,000 घंटे कर दिया है, और अब उसको और यहाँ पर 4-5 साल तक के लिए रहना होगा। रेन बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन तभी उसके दोस्त कम बॉयफ्रेंड टायलर का फोन आता है। टायलर उससे कहता है कि वो उसे मिलने के लिए आए, क्योंकि उसको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बतानी है। और फिर रेन टायलर से मिलने जाती है। यहाँ पर हमें रेन के और भी दोस्त देखने को मिलते हैं, जैसे कि टायलर का दोस्त ब्यॉन, टायलर की बहन के और ब्यॉन की गर्लफ्रेंड नवारो। ये सब लोग भी इस प्लेनेट से निकलना चाह रहे थे और सब बहुत दिनों से सीक्रेटली प्लान कर रहे थे प्लेनेट से किस तरह से बाहर निकला जाए। और फिर टायलर रेन को वो जरूरी बात बताता है जिसके लिए उसने उसे यहाँ पर बुलाया था। वो रेन से कहता है कि वो लोग उसकी डैड की शिप का यूज कर सकते हैं इस प्लेनेट से एवागा जाने के लिए। तो रेन कहती है कि सिर्फ शिप से काम नहीं होगा, उन्हें एवागा तक पहुँचने के लिए क्रायोपोड्स की जरूरत होगी, क्योंकि अगर वो बिना क्रायोपोड्स के गए तो एवागा तक पहुँचने के लिए उन्हें 9 साल लगेंगे। और फिर टायलर मेन बात बताता है। वो कहता है कि आखिरी रात जब वो कार्गो शिप लोड कर रहे थे तो उनके शिप ने एक सिग्नल पकड़ा, और जब उन्होंने उसे ट्रैक किया तो पता चला कि एक डिकमीशन शिप इस प्लेनेट के ऊपर मंडरा रहा है, और ऐसे डिकमीशन शिप्स में उन्हें क्रायोपोड्स आराम से मिल जाएंगे। रेन थोड़ा सा हिचकिचाती है कि अगर कंपनी की मशीन्स चुराई और पकड़े गए तो बहुत बड़ी पनिशमेंट झेलनी पड़ सकती है, लेकिन टायलर कहता है कि इस काम के लिए उन्हें रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है। रेन कहती है कि वो क्या मदद कर सकती है, तो टायलर कहता है कि उन्हें एंडी की जरूरत है। एंडी एक यूटानी सिंथेटिक रोबोट है, और ऐसे रोबोट्स के पास एक्सेस होता है कि वो कंपनी के बनाए शिप्स के अंदर जा सकें। रेन लॉजिकली सोचती है और उसके दिमाग में भी ये इंसाइट आती है कि कंपनी वाले तो कभी भी उन्हें इस कॉलोनी से नहीं निकलने देंगे, इसलिए वो आखिरकार टायलर और बाकी सभी लोगों का प्लान मान लेती है। जिसके बाद वो सब लोग शिप में बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं। जब वो लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसे वो लोग यूटानी डिकमीशन शिप समझ रहे थे वो कुछ और ही है। वो एक स्टेशन है और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट के नजदीक भी होता है, मतलब कि उस शिप को एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने में सिर्फ 36 घंटे बचे थे। फिर भी वो लोग फैसला करते हैं कि वो शिप में जाएंगे, क्योंकि क्रायोपोड्स लाने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट ही लगेंगे, और इसके बाद वो उनकी शिप को उस स्टेशन से कनेक्ट करते हैं। टायलर, ब्यॉन और एंडी ये तीनों लोग उस स्टेशन में जाने का फैसला करते हैं, और रेन के और नवारो शिप में ही रुकते हैं। टायलर उसके फोरहेड पर एक कैमरा भी लगा के जाता है, जिससे रेन और बाकी के लोग देख सकें कि वो लोग सही सलामत काम कर पा रहे हैं या नहीं। स्टेशन से कनेक्ट करते ही उन्हें उनका पहला लॉक्ड गेट दिखता है। एंडी जब उस स्टेशन की एंट्री पर उसकी उंगली लगाता है तो उस स्टेशन का गेट खुल जाता है, और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका अनुमान सही निकला। फिर वो तीनों उस स्टेशन के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो स्टेशन डिकमीशन था तो उसमें सारी पावर्स बंद थी, इसलिए सबसे पहले टायलर ग्रेविटी जनरेटर और उस पूरे शिप की पावर को ऑन करता है। जिसके बाद वो मैप फाइंडर का यूज करके क्रायोपोड्स को भी ढूंढ लेते हैं। एंडी की मदद से फिर से वो क्रायोपोड्स को अनलॉक करते हैं, लेकिन टायलर देखता है कि उन पॉड्स में फ्यूल बहुत ज्यादा कम है, जो कि सिर्फ 3 साल तक चलेगा, और उन्हें तो क्रायोपोड्स की जरूरत 9 साल तक के लिए थी। तो वो फैसला करता है कि इसी स्टेशन पर फ्यूल भी कहीं ना कहीं तो होगा ही, और वो उसे जरूर ढूंढेंगे। और ये कहकर वो सबसे पहले तो उन क्रायोपोड्स को उनकी शिप की तरफ लॉन्च कर देता है, जहाँ पर नवारो शिप को एडजस्ट करके उनको कैच कर लेती है, और वो तीनों क्रायो फ्यूल की खोज में निकल जाते हैं। ब्यॉन को एंडी ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो सिंथेटिक था और मेंटली इल होने की वजह से दिमाग भी खाता था, इसलिए वो बातों बातों में एंडी को ये रिवील कर देता है कि वो लोग सिर्फ
सिर्फ उसकी हेल्प ले रहे हैं और वो इवागा नहीं जाने वाला क्योंकि इवागा में उसके जैसे रोबोट्स अलाउड नहीं है। ये सब रेन भी सुन रही होती है और वो ये बात खुद एंडी को नहीं बता पाई थी, इसलिए उसको थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस होता है। लेकिन एंडी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रेन के किसी भी काम आएगा तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसके बाद शिप पर रेन की दोस्त और टायलर की बहन के को एकदम से उल्टी हो जाती है और रेन और के को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। रेन पूछती है कि इसका पिता कौन है, तो के बोलती है कि है कोई कमीना और कहती है कि उसे इस बात की बहुत खुशी है कि उसका बच्चा पैदा होते ही सूरज देख पाएगा और उसे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। और स्टेशन पर टायलर, ब्यॉन और एंडी क्रायोफ्यूल ढूंढते हुए एक कमरे के सामने पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर एक आधा उखड़ा हुआ सिंथेटिक दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाते हैं। टायलर कहता है कि ज्यादा सोचो मत और जल्दी करो, जिसके बाद एंडी उस कमरे के गेट को स्कैन करके अनलॉक करता है और वो तीनों अंदर जाते हैं। टायलर को 45 किलो क्रायोफ्यूल दिखता है और वो ब्यॉन से कहता है कि वो क्रायोफ्यूल का सिलेंडर खींचने में उसकी मदद करे। वो दोनों जोर लगाते हैं, तभी वो सिलेंडर लीक हो जाता है, जिससे ब्यॉन का हाथ फ्रीज हो जाता है और पूरी शिप में अलार्म बजने लगता है और वो गेट जिससे वो उस कमरे के अंदर आए थे वो भी बंद हो जाता है। तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एंडी उसकी उंगली को स्कैन करके गेट को वापस से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। ये सब होता देख रेन और नवारो उस डिकमीशन्ड स्टेशन में उन्हें बचाने के लिए जाते हैं और अब शिप में सिर्फ के बची थी जो कि सो रही होती है। वो दोनों उस कमरे के सामने पहुंचती हैं जहां पर टायलर, एंडी और ब्यॉन फंसे हुए थे। रेन उसका दिमाग यूज करती है और सोचती है कि शायद वो आधा उखड़ा हुआ सिंथेटिक जो पड़ा हुआ है, कहीं उसकी चिप अगर एंडी के अंदर लगा दी जाए तो शायद एंडी उस गेट को खोल सके। तो वो सिंथेटिक की चिप निकालने में लग जाती है। वहीं तब तक कमरे के अंदर टायलर बड़े ध्यान से क्रायोफ्यूल के सिलेंडर निकाल रहा होता है और अपनी पीठ पर बांध लेता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि जब अलार्म ट्रिगर हुआ था तभी उस कमरे के अंदर कुछ एलियन के ऑफस्प्रिंग्स थे जो कि पनपना शुरू हो गए थे और अब थोड़ा ही टाइम बचा था उन्हें उनके वूम्ब से बाहर निकलने में। फिर रेन टायलर को उस दूसरे सिंथेटिक की चिप निकालकर गेट की क्रीज में से देती है और टायलर उस चिप को एंडी की डिस्क में लगा देता है और चिप लगते ही एंडी का सिस्टम रिबूट होने लगता है और तब तक एंडी एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। इसी बीच उस कमरे में मौजूद एलियंस निकलने लगते हैं और वो टायलर और ब्यॉन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसमें मेनली वो उनके मुंह पर चिपकने के लिए अटैक करते हैं। जैसे तैसे टायलर और ब्यॉन उनका सामना करते हैं और तभी एंडी रिबूट हो जाता है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। रिबूट होते ही वो उन एलियंस को पकड़कर टायलर और ब्यॉन से दूर फेंकने लगता है और फिर रेन एंडी से कहती है कि वो अब गेट खोलने का ट्राई करे और अब की बार एंडी जैसे ही उसकी उंगली लगाता है वो गेट खुल जाता है और तीनों बाहर निकलते हैं और उस गेट को वापस से बंद करने का ट्राई भी करते हैं, जिससे कि कोई भी एलियन उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन एक एलियन बाहर निकल ही आता है, जिसके बाद उन सबके पास वहां से भाग निकलने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। वो उनकी शिप की ओर भागते हैं और वो एलियन उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो उससे बच नहीं पाते। वो एलियन नवारो के मुंह पर हमला कर देता है और उससे चिपक जाता है। ब्यॉन और टायलर उसको खींचकर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहता है कि ये एलियन का ब्लैडर और नवारो की धड़कन एक साथ चल रही हैं, जिसका मतलब ये है कि एलियन उसको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, ना कि मार रहा है। रेन समझ जाती है कि एंडी में ये बदलाव उसकी चिप की वजह से आया है, जिसके बाद रेन एंडी से पूछती है कि क्या उसे पता है कि इस एलियन को नवारो से अलग कैसे किया जा सकता है। तो एंडी कहता है कि उसका सिस्टम डेटाबेस से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए उसे नहीं पता कि ये एलियन कौन है और इसे कैसे निकाला जा सकता है। मगर वो ये जरूर कहता है कि शायद वो दूसरा सिंथेटिक इसके बारे में जरूर जानता होगा। इसके बाद वो लोग उस सिंथेटिक को उठाते हैं और उसको पावर से कनेक्ट करके ऑन करते हैं। वो सिंथेटिक ऑन होते ही कहता है कि सब के सब यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। तो ब्यॉन कहता है कि वो लोग नवारो को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। सिंथेटिक बताता है कि अब इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता और जो एलियन उसके ऊपर चिपका हुआ है वो उसको इम्प्रेग्नेट कर रहा है, जिससे कि उसका ऑफस्प्रिंग पैदा हो सके। टायलर पूछता है कि कैसा ऑफस्प्रिंग, तो वो सीलिंग की ओर इशारा करके बताता है XX121 जेनोमॉर्फ। जिसके बाद वो सिंथेटिक इस स्टेशन की कहानी बताता है कि ये डिकमीशन हुआ कैसे। वो कहता है कि 20 साल पहले उनके 2 स्टेशन में से एक स्टेशन में उनका इस जेनोमॉर्फ के साथ संपर्क हुआ था, जहां उसने सभी लोगों को मार दिया और वहां से भाग निकला और तभी से ये सिंथेटिक्स इस जेनोमॉर्फ को ढूंढ रहे थे। और फिर 170 दिन पहले उन्हें स्पेस में जेनोमॉर्फ का शरीर मिला और उन्हें लगा कि ये मर चुका होगा, मगर जब इसे स्टेशन पर लाया गया तो इसने सारे
लोगों को मार दिया, लेकिन कुछ लोगों की गोली लगने की वजह से ये जीव जैसे तैसे मर पाया और इसके अंदर कोई खून नहीं बल्कि एसिड होता है, जिससे शिप में छेद भी हो गए थे। और ये जो एलियन नवारो के ऊपर चिपका हुआ है ये एक पैरासाइट है। ब्योन को सिंथेटिक की सारी बातें बकवास लगती हैं और तभी रेन आइडिया देती है कि वो अगर इस पैरासाइट की पूंछ को क्रायोफ्यूल से जमा दे तो शायद ये नवारो को छोड़ दे, और होता भी ऐसा ही है। क्रायोफ्यूल की मदद से वो पैरासाइट नवारो को छोड़ देता है और ब्योन नवारो को लेकर शिप की ओर निकल जाता है, लेकिन वो सिंथेटिक कहता है कि पैरासाइट ने उसका काम कर दिया है और अब नवारो बच नहीं सकती। और एंडी भी ये बात समझ गया था, इसलिए वो ब्योन को शिप में जाने से रोकता है, मगर ब्योन उसको जोर से धक्का देता है जिससे एंडी गिर जाता है और ब्योन नवारो को लेकर शिप की ओर जाने लगता है। एंडी तुरंत उठता है और ब्योन के पीछे जाता है। रेन और टायलर भी एंडी के पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन जब तक एंडी ब्योन और नवारो तक पहुंच पाता वो दोनों शिप में पहुंच चुके थे और उन्होंने शिप का गेट भी लॉक कर दिया था। शिप के अंदर के सो रही थी। जब वो ये शोर सुनती है तो उसकी नींद खुल जाती है। ब्योन जल्दी से नवारो से कहता है कि वो शिप को यहाँ से उड़ा ले चले। वो शिप को लॉन्च कर देती है और शिप स्टेशन से अलग भी हो जाता है, लेकिन फिर नवारो के अंदर वो होने लगा जिस चीज के लिए एंडी ने उन्हें वार्न किया था। नवारो को उसकी छाती के अंदर कुछ फील होने लगता है, जैसे कि कुछ उसके अंदर पनप रहा हो। ये देखकर ब्योन और के डर जाते हैं और तभी उसके अंदर से छाती चीरकर वो ऑफ स्प्रिंग बाहर निकलता है, जिसे उस पैरासाइट ने उसके अंदर इम्प्रेग्नेट किया था और इसी से नवारो मारी जाती है। एंडी और सिंथेटिक की बात सच हो चुकी थी और जब ये सब हो रहा था तब शिप को किसी की कंट्रोल ना करने की वजह से वो वापस से स्टेशन के दूसरे हिस्से में जाकर कोलाइड हो जाता है, जिससे ब्योन और के दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब रेन और टायलर उस दूसरे हिस्से में जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या ब्योन और के सही सलामत हैं, लेकिन वो हिस्सा काफी दूर था और उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए पैरासाइट्स का भी सामना करना था। वहीं पर स्टेशन के उस हिस्से में के को होश आता है। वो उठती है और उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो एलियन जो कि नवारो के अंदर से निकला था वो कहीं भी हो सकता था। तभी उसकी नजर उनकी शिप की छत पर जाती है और जो नजारा उसे दिखता है उससे उसका दिल दहल जाता है। वो देखती है कि उस एलियन ने शिप की छत पर खुद को इम्प्लांट कर लिया है और वो अब एक वूम्ब में तब्दील हो गया है जिसमें अब एलियंस पलने वाले थे। के को कोई आइडिया नहीं था कि ये चीज थी क्या। वो उसके कदम उसके पास ले जाती है और तभी पीछे से ब्योन आकर उसको रोकता है। वो उसे इशारे में कहता है कि वो देखने के लिए जाएगा कि ये चीज है क्या, और अब वो उसके जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी करने वाला था, क्योंकि उसके मन में गुस्सा भरा था कि इसी चीज की वजह से नवारो की जान गई है। इसलिए वो बिना सोचे समझे उस वूम्ब के अंदर एक इलेक्ट्रिक शॉकर स्टिक डाल देता है। इससे और कुछ तो होता नहीं है बल्कि उसके अंदर से एसिड निकलने लगता है और फिर उस वूम्ब में से एक पूंछ बाहर निकलती है जो कि ब्योन पर अटैक करती है और ब्योन नीचे गिर जाता है। वो एसिड जो उस वूम्ब में से निकल रहा था वो ब्योन के ऊपर गिरने लगता है, जिससे ब्योन की बॉडी जल जाती है और वो मारा जाता है। के की चीखें निकल जाती हैं, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। उस वूम्ब के अंदर से फाइनली वो एलियन बाहर निकलता है और के पास वहाँ से भागने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। वो बहुत तेज दौड़ती है और एक बेसमेंट में पहुंच जाती है। वो एलियन उसका शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। इसी बीच एंडी, रेन और टायलर ब्योन और के को ढूंढते हुए उसी बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। वो एक गेट के थ्रू देखते हैं कि के अभी भी सेफ है, जिससे उन्हें राहत मिलती है, लेकिन तभी उनकी नजर के पीछे उस एलियन पर जाती है। रेन के से कहती है कि वो लोग उसे बचा लेंगे, चिंता मत करो। रेन तुरंत एंडी से कहती है कि वो उसकी उंगली का इस्तेमाल करे और इस गेट को खोले। एंडी की नजर अभी तक उस एलियन पर नहीं गई थी, इसलिए वो के को बचाने के लिए उसकी उंगली आगे बढ़ाता है, मगर तभी वो देख लेता है कि के पीछे एलियन मौजूद है और वो गेट खोलने से मना कर देता है। एंडी कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो के साथ उन सब की जान भी जाएगी और इसी वजह से उनकी नजरों के सामने वो एलियन के को मार देता है। लेकिन आगे कहानी में के को लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। अब रेन और टायलर एंडी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उसने गेट को नहीं खोला, लेकिन हकीकत में एंडी ने सही डिसीजन लिया था। इसके बाद टायलर और रेन वहीं पर बैठ जाते हैं और एंडी उस सिंथेटिक के पास चला जाता है और फिर वो आधा सिंथेटिक जिसका नाम होता है रूक, वो एंडी को उसका असली मकसद बताता है।
है और पूरा मकसद सुनने के बाद वो वापस रेन और टायलर के पास आ जाता है। फिर एंडी रेन और टायलर को लीड करते हुए उस स्टेशन की एक लैब में ले जाता है जिसका नाम होता है रोमुलस। और यहीं एंडी रेन और टायलर को उस चीज के बारे में बताता है जो रूक ने एंडी को बताई थी। वो कहता है कि इंसानों की तादाद स्पेस में कम हो रही है क्योंकि इंसान हकीकत में स्पेस में रहने के लिए बने ही नहीं है और इसलिए इस स्टेशन का मेन काम इंसानों की शक्तियां बढ़ाना और उन्हें स्पेस में रहने लायक बनाने का था। और वो रूक ही था जिसने इन पैरासिटॉइड्स को जेनोमॉर्फ के डीएनए से बनाया था क्योंकि जेनोमॉर्फ एक ऐसा क्रीचर था जो कि स्पेस में बड़े आराम से किसी भी हालत में रह सकता था और अगर किसी तरह जेनोमॉर्फ का डीएनए इंसान के डीएनए के साथ फ्यूज हो जाए तो शायद इंसान स्पेस में रहने के काबिल बन सकते हैं। इसलिए उसने एक सीरम क्रिएट किया जिसे अगर इंसान में इंजेक्ट किया जाए तो उसका डीएनए चेंज होकर एक हाइब्रिड डीएनए बन सकता है जो स्पेस में अच्छी तरह से रह सके। लेकिन अभी तक इस सीरम को सिर्फ चूहों पर ही सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, इंसानों पर नहीं। और इसी टास्क को आगे बढ़ाने के लिए वो एंडी को आदेश देता है कि वो इस सीरम को वापस कॉलोनी पर ले जाए जिससे वहाँ इस पर आगे का काम हो सके। एंडी यही बात रेन से कहता है कि इस स्टेशन से निकलने के बाद वो तीनों ऑटो पायलट पर वापस से जैक्सन्स कॉलोनी में चले जाएंगे। रेन को ये सारी बातें थोड़ी सी खटक रही होती हैं और उसे रूक के इरादे सही नहीं लग रहे थे मगर वो अभी कुछ कहती नहीं है। फिर एंडी उस रोमुलस लैब से सीरम ले लेता है और वो उनके शिप की ओर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस रास्ते से वो इस लैब में आए थे वो देखते हैं कि उस रास्ते में एलियन उनका इंतजार कर रहा है। इसलिए एंडी शिप तक पहुंचने का प्लान चेंज कर देता है। पहले तो वो टायलर और रेन्स को गन्स देता है जिससे कि वो उनकी रक्षा कर सकें, लेकिन वो उनसे ये भी कहता है कि गलती से भी एलियन के ऊपर फायर मत कर देना क्योंकि ध्यान है ना कि एलियन के अंदर खून नहीं सिर्फ एसिड ही है। अगर जरा सा भी एसिड निकला तो उनका शिप डिग्रेड हो सकता है और वो तीनों स्पेस प्रेशर की वजह से शिप से बाहर निकल जाएंगे। रेन और टायलर तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस पैसेज से वो गुजर रहे होते हैं वो एक्चुअली में वो जगह है जहाँ पर एलियन उन लोगों को लाकर इकट्ठा करता है जिन्हें वो मार चुका है। वो तीनों फिर भी हिम्मत जुटाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी टायलर के कान में एक हल्की सी आहट होती है और वो समझ जाता है कि वो आवाज के की थी। वो बहुत तेज उस आवाज की ओर भागता है और उसके पीछे रेन भी आती है और वो दोनों देखते हैं कि के अभी मरी नहीं है लेकिन वो बहुत गंभीर रूप से घायल होती है। टायलर के को नीचे उतारता है और देखता है कि के का बहुत ज्यादा खून बह रहा था। इसलिए टायलर एंडी से कहता है कि तुम ही कुछ करो क्योंकि के की हालत उसकी वजह से ही हुई है। एंडी उसके हाथ में रखी हुई सीरम की वायल टायलर को देता है और कहता है कि इसे के में इंजेक्ट करके देख लो, शायद वो उससे ठीक हो जाए। टायलर के पास कुछ और चारा नहीं होता, वो के में सीरम इंजेक्ट करने ही वाला था तभी रेन उसको रोक देती है क्योंकि उसको सही नहीं लग रहा था। वो टायलर से कहती है कि अगर वो लोग के को शिप में ले जाते हैं और उसको क्रायोपॉड में डाल देते हैं तो वो इवागा पहुंचकर उसका इलाज जल्दी से करा लेंगे और अगर ये सीरम इंजेक्ट किया तो चांसेस कम है कि के सरवाइव कर पाए। टायलर रेन की बात से सहमत हो जाता है और के को उसके हाथों में उठाकर उसकी शिप की ओर भागने लगता है। फिर वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं जिसके आगे उन्हें एक लिफ्ट से जाना होता है, लेकिन क्योंकि वो लोग इतना शोर करके लिफ्ट तक पहुंचे थे तो एलियन भी उनकी आवाज सुनकर वहां पर पहुंच चुका था। टायलर लिफ्ट का गेट खोलने के लिए जाता है और रेन के को संभाल रही होती है और तभी एलियन पीछे से रेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन टायलर उसके बीच में आ जाता है और एलियन की ब्लेड जैसी पूंछ टायलर में घुस जाती है। फिर एलियन उसे ऊपर की ओर खींचने लगता है। एंडी टायलर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन एंडी के धक्के की वजह से वो गिर जाता है जिसके कारण वो एक ही जगह पर हैंग हो जाता है। एलियन ने टायलर को मार दिया था और लेकर चला गया था। एंडी भी हैंग हो चुका था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद रेन ने हार नहीं मानी थी। वो के साथ लिफ्ट में बैठती है और ऊपर जाने लगती है। जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तब रेन को ख्याल आता है कि उसे एंडी को बचाना चाहिए। वो लिफ्ट रोकती है और के से कहती है कि तुम इस लिफ्ट से शिप की ओर जाओ, वो एंडी को बचाकर लेकर आएगी। ये कहकर वो के को सीरम दे देती है और लिफ्ट से निकलकर सीढ़ी की मदद से वापस नीचे उतरने लगती है। अब रेन तो नीचे चली जाती है लेकिन के को उसकी चोट के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो सीरम को उसके अंदर इंजेक्ट करने की गलती कर देती है। गलती क्यों कह रहा हूँ वो हमें आगे समझ में आएगा। फिर रेन नीचे पहुंचती है और एंडी के पास जाती है जो कि हैंग हुआ पड़ा था। पहले तो वो उसे ठीक करती है और फिर उसकी डिस्क में से रूक की चिप निकाल देती है जिससे एंडी वापस से पहले जैसा हो जाता है। इस सब के बीच वहाँ पर एलियन वापस आ जाता है और रेन और एंडी को दूसरी तरफ भागना पड़ता है। दौड़ते हुए वो फिर से एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिफ्ट होती है, लेकिन उस लिफ्ट का गेट लॉक होता है और क्योंकि रेन ने एंडी में से वो चिप निकाल दी थी तो अब वो भी गेट को नहीं खोल सकता था। तभी वहाँ पर लगी एक मॉनिटर स्क्रीन पर रूक डिस्प्ले होता है। रेन उससे कहती है कि प्लीज वो गेट खोल दे, मगर रूक मना कर देता है। वो कहता है कि उसका काम हो गया
है कि शिप में पहुंच चुकी है और उसके पास वो सीरम भी है और अब उसे इन दोनों की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो डिस्प्ले बंद कर देता है। अब रेन और एंडी वहाँ पर फंस चुके थे जहाँ पर एलियन उन्हें ढूंढते हुए आने वाला था। दूसरी तरफ के शिप में पहुंच चुकी थी। शिप के अंदर लगे मॉनिटर में रूट डिस्प्ले होता है और वो के से कहता है कि वो कंट्रोल्स में रिमोट का बटन दबा दे जिससे वो शिप का कंट्रोल लेकर उसे वापस से जैक्सन्स कॉलोनी पर ले जा सके। के इमीडिएटली वो बटन नहीं दबाती क्योंकि वो रूट को जानती नहीं थी। इसी बीच स्टेशन पर एलियन की फौज रेन और एंडी के पास पहुंच चुकी थी और अब उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। फिर तभी रेन को एक आइडिया आता है जब वो वहाँ पर लगे कंट्रोल पैनल में ग्रेविटी ऑन ऑफ का स्विच देखती है। जैसे ही एलियंस उन दोनों के पास पहुँचते हैं वो ग्रेविटी को ऑफ कर देती है और अब अगर रेन उन एलियंस पर शूट करती तो उनके अंदर का एसिड स्टेशन के फ्लोर पर नहीं गिरता, बस हवा में फ्लोट करता रहता जिससे स्टेशन में छेद नहीं होते और वो स्पेस में बाहर नहीं खींचे जाते। रेन का ये मूव बहुत ज्यादा स्मार्ट साबित होता है। वो हवा में फ्लोट होकर वहाँ सारे एलियंस को मार देती है और क्योंकि ग्रेविटी ऑफ थी तो वो लिफ्ट का गेट भी बड़े आराम से खोल लेते हैं और खुद को पुश करके ऊपर जाने लगते हैं। एंडी तो ऊपर की ओर फ्लोट होने लगता है लेकिन रेन को एक एलियन पकड़ लेता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि गन में अभी भी एमो बची हुई थी, इसलिए रेन उस पर शूट करती है और ऊपर की ओर निकल जाती है। अब क्योंकि ये स्टेशन डिकमीशन था तो उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट के पास छोड़ दिया था डिस्ट्रॉय होने के लिए। और जैसा मैंने पहले बताया था कि जब रेन यहाँ पर आई थी तब स्टेशन को एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने में 3 घंटे का समय बचा था, मगर इतना समय स्टेशन पर बिताने की वजह से अब सिर्फ चंद सेकंड्स ही बचे थे इस स्टेशन को एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराने में। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि एंडी और रेन उनकी शिप तक पहुंच चुके थे। सबसे पहले तो रेन रूक का कनेक्शन कट कर देती है जिससे रूक का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है और जल्दी से उसका शिप का इंजन चालू कर देती है। स्टेशन तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकरा जाता है लेकिन रेन, के और एंडी वहां से निकल जाते हैं। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और जैसा मैंने कहा था कि के ने खुद के अंदर उस सीरम को इंजेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अभी उन सबको उस गलती का सामना करना था। रेन सबसे पहले के को क्रायोपॉड में सुला देती है क्योंकि वो बहुत दर्द में थी और अब उसे सीधा 9 साल बाद ही उठना था जो कि उसके लिए सिर्फ एक रात के बराबर होना था। लेकिन कुछ ही घंटे बाद रेन देखती है कि उसका क्रायोपॉड कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, इसलिए वो तुरंत चिंता में क्रायोपॉड को खोलती है और जो नजारा उसे देखने को मिलता है वो बहुत ही खौफनाक था। बाहर तो कुछ ही घंटे बीते थे लेकिन क्रायोपॉड में लगभग 9 महीने बीत चुके थे और अब के बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन वो एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं लग रही थी। उसके अंदर से बच्चा नहीं बल्कि जेनोमॉर्फ और ह्यूमन का हाइब्रिड निकलने वाला था। सबसे पहले उसके अंदर से एक एसिड में लिपटा हुआ गोला बाहर निकलता है और उस एसिड की वजह से वो शिप में छेद कर देता है और नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाता है। रेन उसको देखने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचती है वो देखती है कि उस गोले में से कुछ तो बाहर निकल चुका है जो कि अब नीचे वाली फ्लोर पर नहीं होता और वो वापस ऊपर की ओर भागती है। इसी बीच ऊपर वाले फ्लोर पर हम देखते हैं कि एक भयानक इंसानी रूपी लेकिन पतला और 10 फीट लंबा जीव जिसकी पीठ पर सांस लेने के लिए छेद और जुबान 4 भागों में कटी हुई होती है, वो के यानी उसकी माँ के पास जाता है। लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो के को मार देता है और एंडी को उसके हाथ से इंजर कर देता है। रेन वहाँ पर पहुँचती है और ये सब होता हुआ देखती है, जिसके बाद ये हाइब्रिड रेन पर अटैक करने वाला था। रेन के पास हथियार के रूप में बस क्रायोफ्यूली था जिसे वो उसके ऊपर स्प्रे कर देती है और उसे भागने का मौका मिल जाता है। सबसे पहले वो स्पेस सूट पहन लेती है और भागते हुए नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां पर वो गोला पड़ा हुआ था जिसमें से वो हाइब्रिड बाहर निकला था। हाइब्रिड वहां भी रेन का शिकार करने के लिए पहुंच जाता है। रेन खुद को एक वायर से कनेक्ट कर लेती है जो कि शिप से जुड़ी हुई होती है और फिर वो उस गोले को लात मारती है जिससे कि उसमें जो एसिड पड़ा हुआ था वो शिप के फ्लोर पर फैल जाता है और थोड़ी ही देर में शिप में गड्ढा हो जाता है। हाइब्रिड और रेन दोनों स्पेस में बाहर खींच जाते हैं, लेकिन क्योंकि रेन ने खुद को वायर से कनेक्ट कर रखा था तो वो वायर को पकड़कर वापस शिप के अंदर चली जाती है और हाइब्रिड एस्ट्रॉयड बेल्ट से टकराकर समाप्त हो जाता है। इस सब के बाद रेन एंडी को क्रायोपॉड में सुला देती है और शिप को इवागा सोलर सिस्टम की ओर ऑटो पायलट पर डालकर खुद भी क्रायोपॉड में सो जाती है। और इसके बाद की कहानी हमें इस एलियन फ्रेंचाइज के अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको ये नरेशन जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है तो लाइक किए बिना मत जाना। तब तक के लिए इस वाली वीडियो पर एक और नरेशन एंजॉय कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और नेस्टीज देखते रहिए सुपर नेस्ट।